हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या निवारण दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2003 में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण संघ और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि आत्महत्या रोकी भी जा सकती है, साथ ही जागरूकता बढ़ाना और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर समाज की समझ को सुधारना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है आत्महत्या के बारे में कथन को बदलना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 सितंबर। अगला सवाल है, जनरेशन जेड प्रोटेस्ट किस देश से संबंधित है? तो दरअसल हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा देश में कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत 26 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें ये प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि इनमें शामिल है। दरअसल सरकार के निर्देशों का पालन न करने की वजह से इन पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके बाद देश के जेन जी यानी कि जनरेशन जेड द्वारा जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि 19 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। हालांकि इसके बाद बैन को वापस ले लिया गया है। अब जेन जी यानी कि जनरेशन जेड तो दरअसल यह साल 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्म लेने वाले लोग हैं, यानी कि युवा, और वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 2 अरब से ज्यादा आबादी है इन जनरेशन जेड वालों की, यानी कि साल 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों की, यानी कि 13 से 28 वर्ष के युवाओं की। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे ज्यादा आबादी है वर्तमान में जनरेशन जेड वालों की। दरअसल यह जनरेशन जेड ऐसी पीढ़ी है जो कि पूरे तरीके से इंटरनेट, सोशल मीडिया साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी के बीच बढ़ी हुई है। इसके अलावा अन्य जनरेशन और कौन से हैं इसे देखते हैं। तो पहला है साइलेंट जनरेशन, जो कि साल 1928 से लेकर 1945 तक के बीच जन्मे लोगों की है। अगला है बेबी बूमर्स, तो साल 1946 से 1964 तक के बीच जन्मे लोगों की है। अगला है जनरेशन एक्स, तो इसके अंतर्गत साल 1965 से 1980 तक के जन्मे लोग आते हैं। अगला है जनरेशन वाई, तो इसमें साल 1981 से 1996 तक के जन्मे लोग आते हैं। अगला है जनरेशन जेड, तो इसमें साल 1997 से 2012 तक के। अगला है अल्फा, तो यह साल 2013 से 2025 यानी कि एआई और स्मार्ट डिवाइस के साथ जन्म लेने वाली पीढ़ी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली नियुक्त किए गए हैं। इनकी पार्टी है पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। अब गुयाना तो यह दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगला सवाल है, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का यह एक मुख्य मंच है, जो कि इसके 192 सदस्य देश इसमें भाग लेते हैं। हर 4 साल पे यह आयोजित किया जाता है। साल 2025 में इसका आयोजन 8 सितंबर से किया जा रहा है और 19 सितंबर तक चलेगा। कहाँ किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, और इसका विषय या फिर थीम है लीडिंग द चेंज, क्रिएटिंग द फ्यूचर, और इसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल है। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है?
तो हाल ही में रसिया द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है। इस वैक्सीन का नाम है एंड्रोमिक्स। खास तौर पे इसे कोलन कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद फिर ग्लियोब्लास्टोमा यानी कि मस्तिष्क कैंसर और साथ ही आंख के मेलानोमा कैंसर पे भी काम जारी है। mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है यह। दरअसल हाल ही में एंड्रोमिक्स वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफलता प्राप्त की है और इस शोध के अनुसार 60 से 80% तक ट्यूमर की आकार में कमी देखी गई है। साथ ही ट्यूमर की वृद्धि भी धीमी हो गई है। इसे रसिया की FMBA, NMRRC, EIMB संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहां हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया गया है? तो हाल ही में भारत में पहली बार भारतीय रेलवे द्वारा हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। इसकी क्षमता है 1200 हॉर्स पावर की और इस ट्रेन कोच का विकास अनुसंधान संगठन RDSO और ICF चेन्नई में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में नशा मुक्त भारत और नमो युवा रन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में नशा मुक्त भारत और साथ ही नमो युवा रन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिलिंद सोमन नियुक्त किए गए हैं। दरअसल इस पूरे अभियान का उद्देश्य है फिटनेस को बढ़ावा देना, साथ ही युवाओं में नशा मुक्त जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाना। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस जो कि 17 सितंबर है, इसके मौके पर 21 सितंबर को इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। देश के 75 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें कि लगभग 10 लाख प्रतिभागी शामिल होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिंद सोमन। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अंतरिक्ष शहर तथा 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है जो कि स्पेस सिटी तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 2 रक्षा निर्माण केंद्र मदकसीरा में स्थापित किए जाएंगे। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 3000 करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना और साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा साल 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सुधारों का वर्ष भी घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, वर्तमान राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर और आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट है 58, विधानसभा की सीट है 175। अब आंध्र प्रदेश अपनी सीमा किन से साझा करता है? तो 5 राज्यों से और बंगाल की खाड़ी से। उत्तर में छत्तीसगढ़ से, उत्तर पूर्व में ओडिशा से, दक्षिण में तमिलनाडु से, पश्चिम में कर्नाटका और तेलंगाना से। इसके अलावा पूर्वी सीमा आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगला सवाल है, CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो CAFA नेशंस कप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है जिसका आयोजन 29 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया था। इसका आयोजन सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा करवाया गया था यानी कि CAFA द्वारा। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में संयुक्त रूप से। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। ये 8 टीमें कौन सी हैं? तो ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इसके अलावा 2 अतिथि टीमें थी भारत और ओमान, जो कि मलेशिया के हटने के बाद इन्हें शामिल किया गया था। भारत की पहली बार इसमें भागीदारी रही है और इसमें विजेता रही है यानी कि स्वर्ण पदक जीता है उज्बेकिस्तान ने। इसके अलावा उप विजेता रही है ईरान यानी कि रजत पदक जीता है ईरान ने और भारत ने ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता है जो कि भारत का पहला CAFA पदक है।
तो अब CFA नेशंस कप है क्या? तो दरअसल यह एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2015 में की गई थी और एशियाई फुटबॉल परिसंघ की यह उप इकाई है। साल 2023 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इसके सदस्य देश हैं 6। ये 6 देश है ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा सदस्य देश इसमें भाग लेते हैं CFA नेशंस कप में। इसके अलावा अतिथि के तौर पर देश भी आमंत्रित किए जाते हैं, जैसे कि साल 2025 में ओमान और भारत आमंत्रित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मध्य एशियाई देशों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना, साथ ही युवा खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अगला सवाल है, अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, इसका आयोजन 8 से 9 सितंबर तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कर्नाटका के बेंगलोर में। इसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा इसरो, साथ ही इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है और इसमें अतिथि देश के तौर पर शामिल हुआ था डेनमार्क। और इस सम्मेलन के मुख्य विषय क्या थे? तो इस सम्मेलन में स्पेस नीति, फंडिंग, नवाचार, साथ ही स्टार्टअप्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आदि पर चर्चा की गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 8 सितंबर। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा पार्टी बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जापान। अगला सवाल था, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, अनुपर्णा रॉय। अगला सवाल था, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला सवाल था, किस देश में सोशल मीडिया बैन विरोध को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया गया है? तो इसे हम लोग कल मिस कर दिए थे, इसे हम आज पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल था, हाल ही में देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला था, US ओपन या फिर अमेरिकन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल था, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, CP राधाकृष्णन। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, KJS ढिल्लन।